हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो करेंगे एंड इन्वेस्टर एनालिसिस रेशो को पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे और आज हम ये रेशो को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो सॉल्वेंसी रेशोज़ हैं उसको डिस्कस किया था। तो सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है कि मतलब लॉन्ग टर्म एबिलिटी जो बिजनेस की होती है रीपेमेंट करने की, लोन की, डेट की, है ना। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक टर्म होता है लिक्विडिटी और एक होता है टर्म सॉल्वेंसी। और कभी आप एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो लिक्विडिटी मतलब कि कंपनी जो है शॉर्ट टर्म पेमेंट कर पा रही है, नहीं कर पा रही, ठीक है, तो वो पता लगता है कंपनी की करंट असेट्स कितनी हैं। लेकिन सॉल्वेंसी एक बड़ा टर्म होता है, ठीक है। तो जैसे अगर किसी के पास ज़मीन जायदाद है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसे पर्सनस को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म एबिलिटी टू पे इट्स डेट, है ना। डेट मतलब लोन। फिर सबसे मेन जो अपन ने चर्चा करी थी, जिसमें अपने को टाइम लगा था, वो था डेट और इक्विटी। कि डेट और इक्विटी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने जैसे बताया, डेट और इक्विटी का डिफरेंस आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना, आप चाहो तो कुछ पॉइंट अपन छोटे छोटे रिकॉल कर सकते हैं डेट और इक्विटी के, ठीक है। और आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। डेट मतलब बेसिकली क्या होता है, लोन होता है जिस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ठीक है, दोनों का रीपेमेंट करना टाइम पे क्या होता है, मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। इंटरेस्ट की रेट जो होती है वो फिक्स रहती है, ठीक है ना। इंटरेस्ट हमेशा रेट उसकी फिक्स रहती है। और क्या डिफरेंस था, एक मैंने आपको मेजर डिफरेंस बताया था कि इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। इसको एक खर्चा मानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी कंपनी ब्याज पे करती है। इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी के अंदर जो एक तो डिविडेंड हो सकता है और लास्ट में जो कैपिटल है वो, ये कभी भी पे नहीं होता, इसका रीपेमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना। कभी भी कंपनी जो है कैपिटल का रीपेमेंट वापस नहीं करती है, हमने डिस्कस कर लिया था। इक्विटी कभी भी रीपे नहीं होती है। डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होती और देना कंपलसरी नहीं होता, नॉट कंपलसरी, ठीक है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है, किसी भी केस में कंपलसरी नहीं है। फिर जो डिविडेंड है उसका टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिविडेंड को खर्चा नहीं मानता, एक्सपेंस नहीं मानता, ठीक है। और क्या बताया था, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा रिस्क खुद बियर कर रहे हैं। हमने रिस्क पे चर्चा करी थी। लेकिन डिवेंचर्स में जो रिस्क है वो कौन बियर करता है, कंपनी। क्योंकि कंपनी के माथे पे हमेशा टेंशन रहती है कि यार अगर हम कमा नहीं पाए तो हम इस लोन का रीपेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी, अगर आपको ध्यान है तो। मैंने कहा था रिस्क ऑन डेट इज़ हाई, ठीक है, बिकॉज अगर कंपनी रीपे नहीं करेगी तो आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होती है, मतलब कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स, भले ही कंपनी जो है टाइमली रीपेमेंट करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कंपनी से ज़्यादा होती है, तो कंपनी की कॉस्ट उस केस में ज़्यादा लगती है, ठीक है। और कंपनी को टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता डिविडेंड पे, कंपनी को टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। फिर शेयर इशू करने से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है ना। आपके जो वोटिंग पावर्स हैं, पहले अगर आपके 10 शेयर होल्डर थे, तो अगर आप नए शेयर इशू करोगे तो और शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको बड़ा दर्द होगा कि यार हमारे जो पहले हम 10 लोग ही वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते थे, अब तो ये 100 आ गए, 200 आ गए, ये नए शेयर होल्डर्स आते जा रहे हैं।
तो उनको बड़ा दुख होता है उस चीज़ में, ठीक है ना। तो शेयरहोल्डर्स की क्योंकि वोटिंग पावर होती है, तो जैसे और फिर कंपनी को भी इस केस में एक टेंशन ये रहती है कि यार कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट होता जा रहा है, लोगों के पास फैलता जा रहा है। पहले हमें कंट्रोल करने वाले 10 लोग थे, अब और बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी के सामने एक डिलेमा आता है ना, एक कन्फ्यूजन आता है बड़ा। क्या कन्फ्यूजन आता है कि कंपनी क्या इशू करे, शेयर या डेट। तो फिर एक मिडल पाथ जो होता है जिसे कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कंपनी चीज़ों का लाइफ में क्या बनाए, बैलेंस बनाए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर कंपनी का डेट ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर लोन ज़्यादा है, ठीक है, और कंपनी की अर्निंग्स कम है, कंपनी की कमाई कम है, तो ये डिज़ास्टर की सिचुएशन है, ठीक है ना। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो है उससे गुजरती है, ठीक है, और उससे इकोनॉमी पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, एनपीएस इंक्रीज हो जाते हैं कंटिन्यूसली। हमने डिस्कस किया था कि डेट टू इक्विटी रेशो अपने आप बता रहा है डेट अपॉन इक्विटी, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। और फिर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो अपने आप बता रहा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशो याद रखना है, थोड़ा सा अलग है रेशो। प्रोप्राइटर फंड्स मतलब शेयर होल्डर का पैसा अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने डिस्कस किया था जैसे 300 रुपये अगर कंपनी के पास, कंपनी ने टोटल बिजनेस में लगाए हैं, तो उसमें से खुद का पैसा कितना है, खुद का मान लो 200 है और बाहर वालों का 100 है, ठीक है। तो मतलब इससे ये पता लग रहा है कि हर 3 रुपये में से 2 रुपये कंपनी के खुद के हैं, ठीक है ना। असेट्स टू डेट रेशो, तो अब ये भी खुद ही पता लग रहा है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, असेट्स अपॉन डेट। बस आपको क्या है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि यार ये डेट क्या होता है, ये असेट मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इनको अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए तो टाइम लगा अपन को करने में, है ना। अगर अपन सीधा रट लेते तो टाइम नहीं लगता। अब जैसे अभी आप ये पढ़ लो, पूरे के पूरे वीडियोस देख लो, ठीक है ना। फिर अपन क्या करेंगे, जब जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा तो अपन 1-1.5 घंटे का पूरा एक रिवीजन लेक्चर बनाएंगे, जिसको एग्जाम में आप पढ़ोगे तो आपको रियल में बहुत बेनिफिट होगा, और आपको ये सारी चीज़ें फिर वापस से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। 1-1.5 घंटे में पूरी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को अपन पूरा समराइज कर देंगे, ठीक है ना। और आप देख लेना आपके एग्जाम में कैसे मार्क्स आते हैं इस सेक्शन को लेके, और आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अपन इस पर डिस्कशन कर रहे थे, मैंने कहा था ये थोड़ा सा बड़ा है, 5 मिनट लेगा, तो क्यों ना अपन इसको बाद में डिस्कस करें। तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब देखो, आप केवल ये चीज़ देखो, प्रॉफिट अपॉन ब्याज, बस और कुछ भी मत देखो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ब्याज। चलो ये भी चीज़ छोड़ो आप, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, या फिर आप कहीं पे लोन लेने जाते हो, है ना। मान लो कि अपन लोग कहीं पे लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, और वो बैंक वाला जो अपन को लोन देना चाहता है, ठीक है, जिससे अपन लोन लेना चाहते हैं, मान लो HDFC बैंक है और उससे अपन लोन लेना चाहते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि बताओ साहब आपकी मंथली सैलरी कितनी है। आपने बताया हमारी मंथली सैलरी सर 1 लाख रुपए है, ठीक है। फिर उसने पूछा आपके मंथली खर्चे कितने हैं, मतलब जैसे स्कूल की फ़ीस है, ठीक है ना, ये सारे खर्चे जो घर के खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे कितने हैं। तो आपने कहा कि भाई 40,000 रुपये तो हमारे घर के खर्चों में निकल जाते हैं, ठीक है, पानी बिजली का बिल हो गया, पेट्रोल के खर्चे हो गए, दुनिया भर के जो खर्चे हैं वो सारे मिला के, किराया विराया सब मिला के कितना है, 40,000 है। तो हमारी बचत कितनी है, हमारी बचत है 60,000 की, ठीक है। अब वो सोच रहा है, आप वो क्वेश्चन सोच रहा है अब बैठे बैठे, ना, वो सोच रहा है यार इस पर्सन को लोन दूं, ठीक है ना, HDFC बैंक वाला सोच रहा है कि इस पर्सन को लोन दूं, मतलब हमें लोन दूं, तो इसकी जो मंथली किस्त है वो कितनी आएगी, उसमें से ब्याज कितना आएगा, ठीक है ना। मान लो ब्याज आ रहा है हर महीने 10,000 का, ठीक है ना। अगर वो लोन देता है हमें, अगर वो लोन देता है तो मंथली जो ब्याज आ रहा है वो कितना है, 10,000। तो बताओ वो हमें लोन देगा या नहीं देगा, आप सोचो ज़रा। हमारी जो नेट सेविंग्स है वो कितनी है, 60,000 की है, और अगर वो हमें लोन दे देता है तो हमें 10,000 रुपये का मंथली ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो हमें लोन देने में मतलब इंटरेस्टेड होगा नहीं होगा, मतलब वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि उसका पैसा सेफ है या नहीं है, ठीक है ना, HDFC बैंक का पैसा सेफ है या नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सेफ है, क्या दिक्कत है, क्यों, 60,000 रुपये जो है हमारी बचत है और 10,000 रुपये उसका ब्याज है, तब भी मतलब 60,000 में से 10,000 चुकाना तो क्या ही दिक्कत है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है।
अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ ना, कैसे कि 60,000 हमारी बचत है और 10,000 हमारा ब्याज है, तो मतलब हमारी जो बचत है हमारे ब्याज से 6 गुना ज़्यादा है। हमारी बचत जो है वो हमारे ब्याज से 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट अपॉन ब्याज, प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे होगा? ऑब्वियसली इंटरेस्ट किस पे होगा? लोन्स पे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे होगा? लोन पे। जब भी अपन लोन बात करते हैं, लोन शब्द लेते हैं, तो हमेशा अपन लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आप नहीं भी लिखोगे लॉन्ग टर्म लोन तो चलेगा, बस आप इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के आ जाना। आप सिंपल क्या लिख सकते हो? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है ना। या अगर आपको फैंसी नाम यूज़ करना है, डेट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेट। फिर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब कि सारे खर्चे काटने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, ठीक है। बस उसमें से ब्याज मत घटाओ, क्योंकि ब्याज तो आप पे करोगे ना उसी में से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। आप एंड टैक्स याद कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको समझाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से पहले ब्याज घटता है, उसके बाद टैक्स घटता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो ये सब चीज़ें समझने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लोन। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया क्या, कि ये बता रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है हमारे ब्याज से कितना गुना ज़्यादा है। अगर मान लो स्थिति दयनीय होती, ठीक है, और हमारे पास केवल 15,000 रुपये बचत होती, ठीक है ना, ये मान लो 55,000 होता, तो 55 माइनस 40 कितना बचता? 15,000। और 15,000 बटा 10,000 करते तो कितना आता? 1.5 गुना ज़्यादा। तो वो आदमी हो सकता है HDFC बैंक वाला, वो सोचता है यार इसके पास जो है ना प्रॉफिट जो है वो केवल 1.5 टाइम्स ज़्यादा है ब्याज से, तो थोड़ा सा उसको घबराहट हो सकती थी, वो हो सकता था अपन को लोन ना दे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका पैसा उसको लग रहा है कि सेफ नहीं है, कि यार ये 1.5 गुना ज़्यादा ही तो है, ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। कल को अगर इसकी इनकम बंद हो गई तो, ठीक है, तो इसके पास तो पुरानी सेविंग्स भी नहीं बचेगी, तो ये कैसे ब्याज चुकाएगा? आपने देखा होगा ना कोविड के टाइम पे जो सबसे जो लोग बेचारे फंसे थे, वो कौन फंसे थे? जिसका लोन बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। जिनके लोन्स ज़्यादा थे ना कोविड के टाइम पे, उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। तो लोन जो है वो तकलीफ देता है अगर हमारी कमाई गिरती है तो। इसलिए कहते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा EMI नहीं बांधनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स को कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट रेशो आता है, लास्ट टाइप ऑफ रेशो, मार्केट रेशो और इन्वेस्टर एनालिसिस रेशो, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट फिर भी आपके NCERTs में गिवन है, तो इसलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। वैसे है सिंपल बिल्कुल। अब ये क्या बताता है कि जैसे आप शेयर होल्डर हो, तो आप शेयर होल्डर बन गए, आपने कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो अब आप ऐसी क्या चीज़ देखोगे कंपनी के अंदर, ठीक है ना। कंपनी के अंदर क्या चीज़ देखोगे कि आपको कैसे कंपनी का प्रेडिक्शंस करोगे कि ये शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मार्केट रेशो कहलाती है। आपने देखा होगा कई लोग जो यूट्यूब पे शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं रेशोज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये 5-6 रेशो, जिसमें से एक रेशो होता है प्राइस अर्निंग रेशो। और अगर आप न्यूज़पेपर भी, जैसे आप लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही, अपन RAS के स्टूडेंट है तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो, लेकिन बिजनेस पेज नहीं पढ़ते अपन, बट अगर आप बिजनेस पेज पढ़ेंगे तो उसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी ज्ञान की बातें आती है उसमें कुछ रेशोज़ गिवन होते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो अब आपको समझ में भी आने लग जाएंगे, जिसमें से एक मेन रेशो होता है प्राइस अर्निंग रेशो, PE रेशो, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेकिन अर्निंग पर शेयर से, EPS से। नाम समझ में आ रहा है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर मतलब कि इनको देखो अपन को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझना, बस इतना समझेंगे कि जितना अपना काम चल जाए, ठीक है ना। क्योंकि लिटरली अगर अपन एक एक चीज़ समझने बैठ गए इसके अंदर तो टाइम बहुत चला जाएगा और आपके लिए इतनी यूटिलिटी नहीं निकलेगी। हम तो समझा देंगे, हमारा तो काम यही है डेली का, ठीक है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर मतलब कि एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है ना। एक शेयर पे कंपनी कितना अर्न कर रही है, ठीक है। जैसे क्या, मान लो कि एक कंपनी साल भर में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाती है, ठीक है ना। एक कंपनी साल भर में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाती है और उसके मान लो 2,000 शेयर्स हैं,
ठीक है, मैंने आपको बताया था ना जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कंपनी जो टोटल कैपिटल होती है, जितना पैसा कंपनी को चाहिए, मान लो कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, 10,000 करोड़ रुपए एक आदमी से तो ले नहीं सकती, तो 10-10 रुपए के एक सर्टिफिकेट जारी कर देगी, है ना। तो 10,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 रुपये, तो कितने शेयर सर्टिफिकेट जारी हो गए, 1,000 शेयर सर्टिफिकेट जारी हो गए, और हर शेयर सर्टिफिकेट कितने का है, 10 रुपये का, ठीक है। 1,000 करोड़ शेयर सर्टिफिकेट जारी हो गए, ठीक है। तो हर एक शेयर सर्टिफिकेट कितने का है, 10 रुपये का। तो जैसे मान लो मुझे शेयर खरीदना है और मुझे 100 रुपये कंपनी में लगाने हैं, ठीक है ना, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो कंपनी क्या करेगी, भाई 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 शेयर मेरे को दे देगी, 10 शेयर सर्टिफिकेट दे देगी, ठीक है। अब लेकिन आज के ज़माने में क्या है, शेयर फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, डीमेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे हर शेयर पे कंपनी कितने रुपए कमा रही है, तो कैसे पता लगेगा, कंपनी की चेक कर लो अर्निंग्स कितनी है, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अर्निंग्स कितनी है वो चेक कर लो, और डिवाइडेड बाय कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, कंपनी के शेयर्स कितने हैं वो चेक कर लो। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,000 करा तो कंपनी 50 रुपये पर शेयर कमा रही है, ठीक है ना। फिर इससे कंपेयर करते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं कि भाई कंपनी 50 रुपये कमा रही है पर शेयर, हमें कितना डिविडेंड दे रही है, वो सब चीज़ें कंपेयर होती है। बस आप इतना सा याद रख लो, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कंपनी कितना कमाती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो उससे पर शेयर अर्निंग पता लग जाती है। देखो पर शेयर बोल रहे हैं ना, एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, नाम से समझोगे तो पता लग जाएगा। डिविडेंड पर शेयर, ठीक है ना। अच्छा ये आपने सुना होगा कभी ईपीएस, इसको ईपीएस बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, है ना। जो अखबारों में नाम आता है वो ईपीएस आता है, अर्निंग पर शेयर पूरा नाम नहीं आता, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर, कंपनी कितना डिविडेंड बांट रही है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंपनी कितना डिविडेंड बांट रही है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मान लो कि एक कंपनी जो है 1,00,000 रुपये प्रॉफिट कमाती है, तो क्या सारा का सारा डिविडेंड बांट देगी क्या, नहीं, और कंपनी क्या करती है, इस प्रॉफिट में से ही डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर्स को। मान लो कि 60,000 रुपये कंपनी ने क्या बांटा, डिविडेंड बांटा, ठीक है ना, कितने में से, 1,00,000 प्रॉफिट में से कंपनी ने 60,000 रुपये डिविडेंड बांट दिया। तो मैं आपसे पूछूं कि पर शेयर डिविडेंड कितना बांटा, कैसे पता लगेगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो पर शेयर कितना डिविडेंड बांटा, 30 रुपये, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, पर शेयर निकाल दिया ना, 1,00,000 रुपये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, 60,000 रुपये डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। तो पर शेयर निकालना है तो क्या करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 2,000 शेयर, सिंपल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने 50 रुपये, सॉरी तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने 50 रुपये कमाए और उसमें से डिविडेंड कितना बांट दिया, 30 रुपये बांट दिया, तो ये डिविडेंड पर शेयर होता है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ये डिविडेंड पर शेयर हो गया। एक ऐसे हो गया अर्निंग यील्ड्स, है ना। यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब होता है रिटर्न, यील्ड मतलब क्या होता है, रिटर्न मतलब कमाना, ठीक है। रिटर्न मतलब वापसी रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न मतलब क्या है, कमाना। हाँ आप कह सकते हो कि मेरे को वापस कितना पैसा मिला लौट के, है ना, ठीक है, जो मैंने लगाए उसमें कितना पैसा मिला, ठीक है ना, वो होती है रिटर्न मतलब कमाना। तो अब शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर ने देखो अर्निंग पर शेयर निकाल ली, ईपीएस क्या होती थी कि पर शेयर पे कितनी कमाई हो रही है मुझे ना, कैसे निकाली थी बताओ, कंपनी का प्रॉफिट कितना है टोटल, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, ठीक है। ये होता है क्या, अर्निंग पर शेयर। अभी अपन ने निकाला था, जैसे प्रॉफिट कितना था 1,00,000 और नंबर ऑफ शेयर कितने थे 2,000, तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई 50 रुपये, ठीक है। अब मान लो कि कंपनी के शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो चल रही है 300 रुपये, मान लेते हैं कि कंपनी के शेयर, या 200 ले लेते हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा सही से, मान लो कि कंपनी के शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो चल रही है 200 रुपये, ठीक है। तो अर्निंग यील्ड क्या बोलेगा, यील्ड मतलब कि कंपनी कितने रुपए कमा रही है पर शेयर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय कितने रुपए पे कमा रही है, ठीक है, नहीं समझे,
कि जैसे मान लो कि कंपनी कमा रही है पर शेयर यहाँ पे 50 रुपये, ठीक है ना, और मान लो मैंने अभी कंपनी का एक शेयर कितने में खरीदा, 200 रुपये में, ठीक है ना, तो इंटू 100 कर दिया, मतलब मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है कंपनी से, 25% रिटर्न मिल रहा है। मार्केट प्राइस पे लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है ना भाई। अब जैसे मान लो अभी अडानी का कोई शेयर खरीद रहा हूँ मैं, सपोज अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी का शेयर जो चल रहा है वो 600 रुपये के आसपास चल रहा है, ATGL नाम से, है ना, ठीक है। तो ATGL 600 रुपये का चल रहा है, तो 600 रुपये क्या होगी उसकी मार्केट प्राइस। अब मैं चेक कर लूँ कि अडानी पर शेयर कितना कमाता है, मान लो अडानी पर शेयर जो है 100 रुपये कमाता है, ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा रिटर्न, कि अडानी जो है पर शेयर कितने रुपए रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना भाई। हम कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ठीक है, याद है कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। ROI मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट होता है। ROI मतलब कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन हमने कितना इन्वेस्ट किया था, ठीक है। हम जानना चाहते हैं ना, कई बार हम कोई क्वालिफिकेशन लेते हैं, हम कोई डिग्री लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई आप में से डॉक्टर होगा, तो डॉक्टर ने कितने पैसे लगाए पूरी डॉक्टरी करने में, और उसको हर साल सैलरी कितनी मिली है, उसको प्रैक्टिस करने से कितनी इनकम मिली, ठीक है, तो वो उसका ROI होता है। कैलकुलेट करते हैं ऐसे, हम लोग भी कैलकुलेट करते हैं कि हम लोगों ने CA करते समय कितने रुपए लगाए, कितने एफर्ट्स पुट किए अपने 4-5 साल के अंदर, और अपॉन ऊपर लिख देंगे भाई हमें आज की तारीख में कितनी साल भर की कमाई हो रही है, तो वो हमारा होता है ROI, है ना। तो ROI हमेशा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेस रख के निकाली जाती है कि हमने कितने रुपए लगाए। तो अर्निंग यील्ड मतलब क्या होता है कि हमने शेयर पे कितना परसेंट रिटर्न कमाया, ठीक है, कितना परसेंट रिटर्न कमाया। तो कैसे पता लगेगा कि भाई मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब कि हमने ये शेयर कितने का खरीदा, एक तरीके से, है ना। मार्केट प्राइस जो आज चल रही है, यहाँ पे आज जो चल रही है वो प्राइस रखते हैं अपन, ठीक है। हो सकता है कि हमने कभी किसी ज़माने में शेयर खरीदा हो सस्ते रेट पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज की प्राइस के हिसाब से कंपेयर करा जाता है। ऊपर रखते हैं आज की तारीख में क्या कंपनी की अर्निंग है पर शेयर इंटू 100, ठीक है। इससे यार समझने की जरूरत नहीं है भाई, समझ तो सकते हैं बहुत सारा, लेकिन कोई उसका लेना देना है नहीं अपने लिए। फिर एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशो, DP रेशो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये चेक करते हैं कि कंपनी पर शेयर कितना डिविडेंड बांट रही है अपॉन अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है। याद करो अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जिसमें कंपनी ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। ये देखो पहला जो एग्जाम्पल था, इसमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था और 60,000 रुपये डिविडेंड बांटा था, 2,000 शेयर थे ना। 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया और कंपनी ने डिविडेंड कितना बांटा, 60,000 रुपये, और कितने शेयर है कंपनी के, 2,000 शेयर हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना, मतलब टाइम लगेगा 5 मिनट आपको समझने में, बट समझ में आ जाएगा तो थोड़ा इजी रहेगा याद करने के लिए ना, ठीक है। वरना हम एग्जाम में कह नहीं सकते कि कौन सा रेशो पूछ लेंगे ये लोग। तो क्या है, अपनी बचत कितनी हुई, 40,000, ये बचत को छोड़ो एक बार, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर कितना था, अपन ने क्या किया था, 60,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ठीक है। और प्रॉफिट पर शेयर कितना था, अर्निंग पर शेयर 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,000, तो ये आया था 50 रुपये, और डिविडेंड कितना आया था, डिविडेंड आया था 30 रुपये। अब आप देख रहे हो एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या निकल रही है कि डिविडेंड, ये हमने निकाला था ना पहले, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ये अभी अपन निकाल के आए थे, ठीक है ना, पहले दूसरे फॉर्मूले में। तो इसमें क्या चल रहा है कि कंपनी डिविडेंड पर शेयर कितना बांट रही है, पर शेयर कितना डिविडेंड बांट रही है, 30 रुपये, और कंपनी कमाती कितना है पर शेयर, 50 रुपये, मतलब 50 रुपये में से कंपनी क्या है, 30 रुपये डिविडेंड बांट रही है। कंपनी 50 रुपये पर शेयर डिविडेंड कंपनी 50 रुपये पर शेयर कमा रही है खुद, और उसमें से डिविडेंड कितना बांट रही है, 30 रुपये, मतलब अपनी कंपनी जो है कमाई का 60% डिविडेंड बांट देती है। यही मतलब हो गया, वैसे भी निकाल सकते थे, अगर आप 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करते तब भी 60% आ जाता, ठीक है। बस ये निकालने का तरीका है, तो इसे बोलते हैं DP रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब कि कंपनी कमाई का कितना परसेंट डिविडेंड बांटती है। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है सर, वैसे तो देखो ये जानना जरूरी नहीं है, बट फिर भी अगर जानना चाहो तो इस बात से ये फ़र्क पड़ता है। आपको बताऊँ, कई लोग क्या है, कई लोग है ना जो शेयर के भाव बढ़ते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी से डिविडेंड की लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमें कंपनी बस डिविडेंड देते जाए, हमें मज़ा आ जाएगा। आपको पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड बांटती है, ठीक है।
आपको पता होगा या नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सरकारी उपक्रम होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो सबसे ज़्यादा डिविडेंड बांटती है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, वो सबसे ज़्यादा डिविडेंड बांटती है। जैसे कोल इंडिया, ठीक है, या फिर एनटीपीसी, या फिर कोई भी ले लो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया, है ना, ये सारी कंपनीज डिविडेंड ज़्यादा बांटती हैं। आप सोच सकते हो कि इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, ये कंपनीज डिविडेंड क्यों बांटती है ज़्यादा? ये डिविडेंड सर इसलिए ज़्यादा बांटती है क्योंकि बताओ, इन कंपनीज के शेयर होल्डर, सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है आज? कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये जितनी भी महारत्न नवरत्न कंपनी अपन पढ़ते हैं, है ना, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वगैरह, इन सब का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है सर? इन सब का शेयर होल्डर सबसे बड़ा है गवर्नमेंट, ठीक है। इन सब की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है डिविडेंड। जैसे आरबीआई से भी गवर्नमेंट क्या लेती रहती है? डिविडेंड लेती है ना, कई बार 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा ले लेती है, 3 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा ले लेती है, ठीक है ना। पहले कई बार इसके ऊपर विवाद भी रहा है आरबीआई गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में कि भाई डिविडेंड, पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंट थी जो आरबीआई थी देने में, ठीक है। तो डिविडेंड किस में से मिलता है? कमाई में से ही तो मिलता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, वो हमेशा ज़्यादा डिविडेंड बांटती है, हमेशा, ठीक है। वो क्या करते हैं? डिविडेंड इसलिए ज़्यादा बांटते हैं क्योंकि वो सीधा सीधा पैसा किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है, ठीक है। तो कई लोग इसलिए सरकारी कंपनी के शेयर प्रेफर करते हैं लेना, क्योंकि उनको लगता है कि डिविडेंड जो है वो रेगुलर मिलता रहेगा। ऐसे प्राइवेट कंपनीज भी है, जैसे वेदांता है, अपने राजस्थान में खूब है वेदांता, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक। तो ये जो वेदांता है, ये वेदांता भी खूब सारा डिविडेंड बांटती है ना। साल भर में 4 बार डिविडेंड बांटती है, इंटरम डिविडेंड बोलते हैं उसको। तो ये डिविडेंड पे आउट रेशो है, डीपी रेशो है। डिविडेंड यील्ड अभी अपन ने पढ़ा था, तीसरे नंबर पे देखो, एक अर्निंग यील्ड, यील्ड मतलब रिटर्न, है ना, कितना कमाया, क्या कैसे निकाला था? अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। तो बताओ डिविडेंड यील्ड कैसे निकालोगे आप? डिविडेंड यील्ड निकालोगे डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, कि मुझे कितना डिविडेंड पर शेयर मिल रहा है और मैंने कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। भाई देखो, कई लोग क्या है, कई लोग ये सोचते हैं, जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है ना, वो ये सोचते हैं कि कंपनी डिविडेंड जो बांट रही है वो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कई लोग ये ज़्यादा सोचते हैं कि जो कंपनी ज़्यादा कमा रही है ना, बस वो ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो डिविडेंड बांटे या नहीं बांटे। तो वैसे आप बोलोगे सर, जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कंपनी की कमाई से केवल क्या मतलब है? उनको तो डिविडेंड से मतलब होना चाहिए, नहीं, लेकिन ये बात गलत है। उनको ज़्यादा मतलब किससे होना चाहिए? कमाई से। अगर कोई कंपनी ज़्यादा कमाई करती है, ठीक है ना, भले ही डिविडेंड कम बांटती है, ठीक है, तो उससे उस कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या होती है? लगातार बढ़ती जाती है। अपन पढ़ते हैं ना मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है? अगर कंपनी हर साल ज़्यादा कमाती है, कमाई करती है, ठीक है, और उस पैसे को री इन्वेस्ट करती है कहीं और, फिर और भी कमाई होती है, तो उससे शेयर की वैल्यू बढ़ती है। और शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आना चाहिए? शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने में मज़ा आना चाहिए। शेयर्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना उसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग शॉर्ट टर्म जो लोग होते हैं वो डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड की लालसा ज़्यादा रखते हैं, और कई लोग जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं। तो दोनों तरीके से यील्ड निकाल सकते हो, डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड। मतलब ये बहुत पुरानी एक मतलब विवाद चलता है रहा है कि डिविडेंड लें कि अर्निंग्स लें। अपन इसको अपने इंग्लिश के जो पैराग्राफ्स आते हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा सोचें तो उसके अंदर भी आपका ये एग्जाम्पल फिट बैठ सकता है। कई बार एक आता है ना कि बर्ड इन द बुश, टू बर्ड इन द बुश इज वर्थ देन, मैंने उल्टा लिख दिया ना, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ देन बर्ड इन द बुश। कि भाई हाथ में जो बर्ड है वो ज़्यादा बढ़िया है बजाय कि जो अपन को सामने झाड़ी पे दिख रही है, ठीक है ना, उसका भरोसा नहीं वो मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं कि डिविडेंड बेटर है, कि भाई कंपनी का भरोसा नहीं, डिविडेंड लो और खुश रहो, ठीक है ना, मौज करो, ठीक है। वो इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये एग्जाम्पल वहाँ पे फिट करता है। प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो, ये बहुत सुर्खियों में रहता है। आप देखेंगे इसके ऊपर
ठीक है ना। बहुत सारे जो हैं लोग वो इसके ऊपर कमेंट करते रहते हैं, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो चेक करने की कोशिश करते हैं कई लोग। ये कैसे निकलता है कंपनी की, अब देखो ये ना, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये अपने आप खुद ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ। प्राइस और अर्निंग ये दो शब्दों से मिलके बना है, प्राइस और अर्निंग। प्राइस मतलब कंपनी की मार्केट प्राइस कितनी है पर शेयर, एमपीएस, एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर है ना। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी है ना, कमाई, कंपनी की कमाई कितनी है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, बस ये होता है प्राइस अर्निंग रेशो। ये अब मैं इसको समझाऊं है ना, लेकिन आपके कोई मतलब का नहीं है, और समझाऊं तो आधे घंटे भी निकल जाए तो अपने लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अपन को क्योंकि शेयर मार्केट में कोई डील नहीं करना, तो बस आप तो इतना ध्यान रख सकते हो कि ये प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर अपन इस पर कथा करना चाहें तो ये बहुत लंबी कथा हो सकती है, बट अपने लिए किसी भी बेनिफिट की नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि अपन को शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानना, अपन तो अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। क्लियर क्या। तो ये ऐसे करके अपना रेशो खत्म हो गया। एक बुक वैल्यू पर शेयर और होता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना। आप भले ये फॉर्मूला छोड़ सकते हो बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है ना, क्योंकि ये अर्निंग पर शेयर जैसा ही है और इसके ऊपर अपन ज़्यादा टाइम डिवोट करें कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। अब अपना ये कंप्लीट हो गया, तो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आप इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।